सादर अभिवादन मित्रों। युक्त और पत्रिका के इस YouTube मंच पर मैं उत्कर्ष सिंह एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, हमेशा की तरह आज भी हम एक नए विषय पर संक्षिप्त किंतु सारगर्भित चर्चा करेंगे। आज का विषय देखने में बहुत सामान्य और जाना पहचाना सा लगता है, लेकिन जैसे ही हम इसे सैद्धांतिक रूप से समझने की कोशिश करते हैं, यह बेहद जटिल और बहुआयामी दिखाई देने लगता है, ठीक हमारे देश भारतवर्ष की तरह। दोस्तों, आज का हमारा विषय है जाति। जैसे कि मैंने जानबूझकर इसकी तुलना भारत जैसे महादेश से की है, क्योंकि जाति को समझे बिना भारतीय समाज को समझना लगभग असंभव है। जाति एक ऐसा सामाजिक तत्व है जो पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में किसी न किसी रूप में विद्यमान है। इतना ही नहीं, हिंदू या सनातन सामाजिक परंपरा जिसके भीतर से इसका विकास हुआ, इसके अतिरिक्त यह भारत के अन्य धर्मों जैसे इस्लाम, बौद्ध, जैन, सिख और ईसाई आदि समुदायों में भी पाया जाता है। यदि इसकी शाब्दिक व्युत्पत्ति देखें तो जाति शब्द संस्कृत की जन धातु से बना है, जिसका अर्थ है जन्म लेना या उत्पन्न होना। इस धातु में ती प्रत्यय जुड़ने से जाति शब्द बनता है। इस दृष्टि से जन्म के आधार पर बना समूह अथवा समान उत्पत्ति वाले व्यक्तियों का वर्ग जाति कहलाता है। हालांकि न्याय और वैशेषिक दर्शन में जाति का अर्थ कुछ अलग है। यहाँ इसका अर्थ सामान्य से, अर्थात वह गुण जो अनेक व्यक्तियों में समान रूप से विद्यमान। उदाहरण के लिए, गोवत्व सभी गायों में पाए जाने वाला सामान्य गुण। जैसा कि हम जानते हैं, अंग्रेजी में जाति के लिए सामान्यतया कास्ट शब्द का प्रयोग किया जाता है। यह शब्द पुर्तगाली भाषा के कास्टा से आया है, जिसकी जड़ लैटिन शब्द कैस्टस में निहित है। कैस्टस का अर्थ है शुद्ध या असंकर। भारत में इस शब्द का प्रयोग करने वाले सबसे पहले व्यक्तियों में पुर्तगाली समुद्री व्यापारी थे। बाद में जब अन्य यूरोपीय भारत पहुंचे तो उन्होंने भी इस शब्द का प्रयोग जारी रखा। सामान्यतया यह माना जाता है कि जाति संस्था का विकास वर्ण व्यवस्था से हुआ। वर्ण व्यवस्था समाज को 4 भागों में विभाजित करती है और जो लोग इस व्यवस्था से बाहर रह गए उन्हें अंतज्य या अछूत माना गया। यहाँ एक बात विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है। चातुर्वर्ण व्यवस्था का पहला उल्लेख ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में मिलता है, जो ऋग्वेद का अंतिम भाग माना जाता है। समाजशास्त्री G.S. घुरे, जिन्होंने कास्ट एंड रेस इन इंडिया जैसी क्लासिक पुस्तक लिखी, का मत है कि ऋग्वेद के प्रारंभिक भागों में ब्रह्म, क्षत्र और वैश्य इन 3 वर्णों का उल्लेख मिलता है। इनमें वैश्य सामान्य जन समुदाय का प्रतिनिधित्व करता था। घुरिया के अनुसार बाद में जुड़े पुरुष सूक्त, जिसे अनेक विद्वान उत्तर वैदिक या अपेक्षाकृत बाद की रचना मानते हैं, में समाज की उत्पत्ति का आंगिक सिद्धांत प्रस्तुत किया गया और यहीं से चातुर्वर्ण व्यवस्था का व्यवस्थित रूप सामने आता है। वैदिक और उत्तर वैदिक साहित्य में अयोगव, चांडाल, पौलकस और निषाद जैसे समुदायों का भी उल्लेख मिलता है, जिन्हें चातुर्वर्ण व्यवस्था के बाहर माना गया। आगे चलकर पंचजन की अवधारणा सामने आती है, जिसमें 4 वर्णों के साथ निषाद को भी शामिल कर लिया गया।
इससे संकेत मिलता है कि समय के साथ आर्यों और अन्य समुदायों के बीच सामाजिक संबंधों में परिवर्तन आया। अब यदि हम इस पूरी प्रक्रिया को समाज शास्त्रीय दृष्टि से देखें तो एक बात स्पष्ट होती है। 4 या 5 वर्णों की व्यवस्था अपेक्षाकृत सरल समाज में लागू की जा सकती थी, लेकिन जैसे जैसे समाज जटिल होता गया, अंतर जातीय विवाह बढ़े, नए व्यवसाय विकसित हुए और व्यापार तथा तकनीक का विस्तार हुआ, वैसे वैसे अनेक ऐसे नए समूह अस्तित्व में आए जिन्हें केवल 4 या 5 वर्णों में समेटना संभव नहीं रह गया। इसी ऐतिहासिक प्रक्रिया में विभिन्न जातियों का विकास होता दिखाई देता है। आज की स्थिति में वर्ण व्यवस्था हमें जाति को समझने का एक मोटा ढांचा प्रदान करती है। यह ढांचा पूरे भारत भर में एक सामान्य रूपरेखा के रूप में लागू किया जा सकता है, लेकिन जात की वास्तविक जटिलता और क्षेत्रीय विविधता को समझने के लिए चतुर्वर्ण व्यवस्था पर्याप्त नहीं। इसका सबसे बड़ा कारण है कि जाति व्यवस्था का स्वरूप अत्यंत क्षेत्रीय, अलग अलग क्षेत्रों में इसकी संरचना, श्रेणी क्रम और सामाजिक संबंध इतने भिन्न हैं कि हमें किसी एक सार्वभौमिक परिभाषा में इन्हें बांध पाना अत्यंत कठिन या दुष्कर कार्य समझ में आता है। यही कारण है कि अधिकांश समाजशास्त्रियों ने जात की ऐसी कोई कठोर परिभाषा देने के बजाय उसके प्रमुख लक्षणों के आधार पर उसे समझने का प्रयास किया। अब तक हमने जात की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और उसकी संरचना को समझने की कोशिश की। अब प्रश्न यह है कि समाजशास्त्री स्वयं जाति को कैसे समझते हैं। फिलहाल हम सभी समाजशास्त्रियों और उनके द्वारा बताए गए लक्षणों पर विस्तार से चर्चा नहीं करें, क्योंकि ऐसा करने पर विषय बहुत अधिक बड़ा हो जाएगा। लेकिन मोटे तौर पर कहा जाए तो जाति को एक ऐसे वंशानुगत, अंतर्विवाही और सामान्यतया स्थानीय सामाजिक समूह के रूप में समझा जा सकता है, जिसका किसी पारंपरिक व्यवसाय से संबंध हो तथा स्थानीय जातीय श्रेणी क्रम में जिसका एक विशिष्ट स्थान तय। जातियों के बीच संबंध केवल आर्थिक या सामाजिक आधार पर ही नहीं बनते, बल्कि पवित्रता और अपवित्रता की धारणाओं से भी प्रभावित होते हैं। इसी कारण सामान्यतया सहभोजिता भी अपनी ही जात के भीतर अधिक देखने को मिलती। यहाँ एक बात स्पष्ट कर देना आवश्यक। अभी मैंने जिन लक्षणों वंशानुगतता, अंतर्विवाह, स्थानीयता, पारंपरिक व्यवसाय, श्रेणी क्रम, पवित्रता और अपवित्रता तथा सहभोजिता का उल्लेख किया था, वे मूलतः प्रसिद्ध समाजशास्त्री एमएस श्रीनिवास द्वारा प्रस्तुत किए गए। उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया में जाति को इसी रूप में समझने का प्रयास किया, लेकिन यहीं से एक दूसरा लगभग विपरीत दृष्टिकोण सामने आता है। फ्रांसीसी समाजशास्त्री लुई ड्यूमो का अपनी प्रसिद्ध पुस्तक होमो हायरार्किस में ड्यूमो जाति को श्रीनिवास की तरह एक बदलती हुई सामाजिक व्यवस्था नहीं मानते। उनके अनुसार जाति मूलतः एक वैचारिक और धार्मिक संरचना है, जिसका आधार शुद्धता और अशुद्धता का सिद्धांत। ड्यूमो का मानना है कि जाति की वास्तविक शक्ति उसके धार्मिक और वैचारिक ढांचे में निहित आर्थिक या राजनीतिक शक्ति बदल जाती है
लेकिन जाति का वैचारिक श्रेणी क्रम अपेक्षाकृत स्थिर ही बना रहता है। दूसरे शब्दों में कहें तो श्रीनिवास जाति की सामाजिक गतिशीलता पर बल देते हैं, वहीं ड्यूमो उसकी वैचारिक स्थिरता को अधिक महत्व देते हैं। यही वैचारिक मतभेद आगे चलकर हमें आधुनिकता की अवधारणा और उसकी सीमाओं को समझने में भी सहायता करता है। अब आगे बढ़ने से पहले श्रीनिवास की एक अत्यंत महत्वपूर्ण अवधारणा संस्कृतिकरण को भी समझ लेना परम आवश्यक। श्रीनिवास ने यह अवधारणा दक्षिण भारत में अपने क्षेत्रीय अध्ययनों के आधार पर विकसित की थी। उनके अनुसार वर्ण व्यवस्था एक अपेक्षाकृत कठोर ढांचा है, क्योंकि उसके भीतर बाद के समय में विकसित हुए जटिल अंतरजातीय संबंधों को समाहित करना अत्यंत कठिन है। ध्यान रहे कि यहाँ श्रीनिवासन धर्मशास्त्रीय दृष्टिकोण से नहीं बल्कि समाज शास्त्रीय दृष्टि से बात कर रहे हैं। उनका कहना है कि वर्ण एक निश्चित श्रेणी क्रम प्रस्तुत करता है, जबकि वास्तविक भारतीय समाज में हजारों हजार जातियां जिनके संबंध समय के साथ लगातार बदलते रहते हैं। इसलिए आधुनिक भारतीय समाज को समझने के लिए जाति को केवल वर्ण व्यवस्था के आधार पर नहीं समझा जा सकता। श्रीनिवास का मानना था कि जाति व्यवस्था के भीतर हमेशा एक प्रकार की आंतरिक गतिशीलता मौजूद रही। यह गतिशीलता विशेष रूप से मध्यवर्ती जातियों में अधिक दिखाई देती है, जबकि श्रेणी क्रम के ऊपरी और निचले हिस्से अर्थात ब्राह्मण तथा शूद्र वर्ग में इसकी गतिशीलता अपेक्षाकृत सीमित होती। इसी सामाजिक गतिशीलता को श्रीनिवास संस्कृतिकरण कहते हैं। संस्कृतिकरण वह प्रक्रिया है जिसमें कोई निम्न या मध्यवर्ती जाति अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा को बढ़ाने के उद्देश्य से उच्च जातियों की जीवन शैली, धार्मिक कर्मकांड, रीति रिवाज और सामाजिक व्यवहार को अपनाती। यदि समय के साथ समाज उसके उस दावे को स्वीकार कर ले तो उस जाति की स्थिति में परिवर्तन दिखाई देने लगता है। यह परिवर्तन सामान्यतया बहुत ही धीमी गति से होता है और प्रायः 2 या 3 या अधिक पीढ़ियों के बाद स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। हालांकि श्रीनिवास यह भी स्वीकार करते हैं कि केवल धार्मिक कर्मकांड ही संस्कृतिकरण का आधार नहीं होता। कई बार आर्थिक समृद्धि, शिक्षा या राजनीतिक शक्ति भी किसी जाति की सामाजिक प्रतिष्ठा को बढ़ा देती है। ऐसी परिस्थितियों में संस्कृतिकरण की प्रक्रिया अपेक्षाकृत तेज भी हो सकती है। अपने अध्ययन में श्रीनिवास दक्षिण भारत के लिंगायत समुदाय का उदाहरण देते हैं। ध्यान देने योग्य बात है कि लिंगायत परंपरा का उद्भव बासव के नेतृत्व वाले वीर शैव आंदोलन से हुआ था, जिसने प्रारंभिक दौर में ब्राह्मणवादी परंपराओं का विरोध किया था। लेकिन समय के साथ लिंगायत समुदाय के भीतर स्वयं ब्राह्मणीय कर्मकांडों और संस्थाओं का प्रभाव बढ़ता गया और अंततः उन्होंने ब्राह्मणों के समकक्ष सामाजिक प्रतिष्ठा का दावा भी प्रस्तुत किया। इसी प्रकार J.H. हटन ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक कास्ट इन इंडिया में एक रोचक उदाहरण प्रस्तुत किया। वे कहते हैं कि 1941 के आसपास एक व्यापक सामाजिक आंदोलन के दौरान पशुपालक जातियों जैसे अहीर, आहार, ग्वाला, गोप और इडयन में एक साझा पहचान विकसित हुई और इन सब ने मिलकर स्वयं को यादव कहना प्रारंभ कर दिया। यादवों के इस संस्कृतिकरण की प्रक्रिया का विस्तृत विश्लेषण क्रिस्टोफ जाफ्रेलो ने अपनी पुस्तक इंडिया साइलेंट रेवोल्यूशन में प्रस्तुत किया। उनके अनुसार 1910 में स्थापित अहीर यादव क्षत्रिय महासभा ने
स्वयं को यदुवंशी क्षत्रिय घोषित करना शुरू किया और इस दावे को आर्य समाज का भी समर्थन प्राप्त हुआ। जाफ्रेलो इसी के समानांतर कुर्मियों के क्षत्रीकरण का भी उदाहरण देते हैं। इन उदाहरणों से स्पष्ट होता है कि जात उतनी स्थिर संस्था नहीं है जितनी इसे सामान्य रूप से समझा जाता है। इसके भीतर परिवर्तन की एक सतत प्रक्रिया चलती रहती है। श्रीनिवासन ने के अनुसार इस परिवर्तन का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम संस्कृतिकरण है, यद्यपि इसकी संभावनाएं मुख्यतः मध्यवर्ती जातियों तक ही सीमित रहती है। लेकिन संस्कृतिकरण की इस अवधारणा पर समय समय में गंभीर आलोचनाएं भी प्रस्तुत की गई। विशेष रूप से अम्बेडकरवादी दृष्टिकोण का मानना है कि संस्कृतिकरण सामाजिक मुक्ति का मार्ग नहीं, इसके विपरीत वह ब्राह्मणवादी जीवन शैली और कर्मकांडों को ही श्रेष्ठता का मानदंड मानकर उन्हें और अधिक वैधता प्रदान करता। दूसरे शब्दों में कहें तो निम्न जातियां अपने स्वतंत्र सामाजिक पहचान गढ़ने के बजाय उसी व्यवस्था के भीतर ऊपर उठने का प्रयास करती हैं जिसकी बुनियादी संरचना पर प्रश्न उठाया जाना चाहिए। इस दृष्टि से संस्कृतिकरण जातिगत पदानुक्रम को चुनौती देता ही नहीं है, बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से उसे और अधिक मजबूती प्रदान करता है। संस्कृतिकरण की तरह ही हमें विसंस्कृतिकरण के भी उदाहरण मिलते। एमएस श्रीनिवासन बताते हैं कि जैसे जैसे ब्राह्मणी परंपरा अपने प्रमुख धार्मिक और शैक्षणिक केंद्रों जैसे मठों, राजधानियों या विद्या केंद्रों से दूर होती जाती है, वैसे वैसे वह स्थानीय परंपराओं से अधिक प्रभावित होने लगती है। उदाहरण के लिए कानकुब्ज ब्राह्मण कन्नौज से जितनी दूर बसते गए, उनकी अनुष्ठानिक शुद्धता के दावों में उतनी ही शिथिलता दिखाई देने लगी। इसी प्रकार जीएस घुर्ये का भी मानना है कि भौगोलिक गतिशीलता केवल सामाजिक उन्नयन ही नहीं लाती, बल्कि कई बार जातीय श्रेणी क्रम में गिरावट का कारण भी बन जाती है। सामाजिक प्रतिष्ठा में कमी के अन्य कारण भी हो सकते हैं। उदाहरण के लिए किसी ऐसे व्यवसाय को अपनाना जिसे परंपरागत रूप से अशुद्ध माना जाता रहा, किसी जात की सामाजिक स्थिति को प्रभावित कर सकता है। इसी संदर्भ में श्राद्ध कर्म करने वाले महाब्राह्मणों को अनेक क्षेत्रों में अपेक्षाकृत निम्न स्थान दिया गया। इसी प्रकार यदि कोई जाति अपने पारंपरिक सामाजिक आचरण से भिन्न व्यवहार अपनाती है, तो उसका प्रभाव भी उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा पर पड़ सकता है। उदाहरण के लिए कुछ क्षेत्रों में हल जोतने वाले राजपूतों या क्षत्रियों को अपेक्षाकृत निम्न दर्जे का माना जाता है। इन सभी उदाहरणों से एक बात स्पष्ट हो जाती है कि जाति को समझने के लिए कोई अखिल भारतीय मॉडल पर्याप्त नहीं। यद्यपि यह संस्था पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में मौजूद है, लेकिन उसका वास्तविक स्वरूप क्षेत्र के अनुसार बदलता ही रहता है। यही कारण है कि हमें हर क्षेत्र में एक प्रभु जाति या डोमिनेंट कास्ट दिखाई देती है, जिसके प्रभाव से स्थानीय जातीय श्रेणी क्रम कई बार शास्त्रीय वर्ण व्यवस्था से भिन्न हो जाया करता है। समकालीन समाजशास्त्री सुरेंद्र सिंह जोधका पंजाब का उदाहरण इस संदर्भ में देते हैं, जहां अनेक क्षेत्रों में ब्राह्मणों की सामाजिक और राजनीतिक स्थिति जाटों तथा सिख समुदायों की तुलना में अपेक्षाकृत कमजोर रही। हरियाणा में भी कमोबेश ऐसी ही स्थिति दिखाई देती। तमिलनाडु में आत्मसम्मान आंदोलन के बाद ब्राह्मणों का पारंपरिक प्रभुत्व कम हुआ और गैर ब्राह्मण जातियां अधिक प्रभावशाली बनकर उभरी। यहाँ एक दिलचस्प तथ्य ध्यान देने योग्य है कि दक्षिण भारत में सामान्य रूप से
सामाजिक विभाजन मुख्यतः ब्राह्मण और गैर ब्राह्मण के रूप में दिखाई देता है। वहां उत्तर भारत जैसी चातुर्वर्ण व्यवस्था उतनी स्पष्ट नहीं मिलती। इसी प्रकार आंध्र प्रदेश में रेड्डी और कम्मा जैसी जातियां लंबे समय से आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि से अत्यंत प्रभावशाली रही। कई संदर्भों में उनका प्रभाव स्थानीय ब्राह्मणों से भी अधिक दिखाई देता है। तो यदि हम इन सभी उदाहरणों को एक साथ देखें तो स्पष्ट होता है कि स्थानीय प्रभुत्व केवल धार्मिक प्रतिष्ठा से निर्धारित नहीं होता। उसके पीछे भूमि, शिक्षा, आर्थिक संसाधन और राजनीतिक शक्ति जैसे कारकों की भी अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका हुआ करती है। यदि हम औपनिवेशिक काल की ओर देखें तो एक नया परिवर्तन दिखाई देता है। उपनिवेशवाद के साथ भारत में पश्चिमीकरण और धर्मनिरपेक्षीकरण की प्रक्रियाओं ने गति पकड़ी। इसके परिणाम स्वरूप पारंपरिक पेशागत प्रतिबंध अपेक्षाकृत कमजोर हुए और विभिन्न जातियों के बीच व्यवसायगत आवाजाही बढ़ने लगी। इस परिवर्तन का लाभ सबसे पहले उन जातियों को मिला जो पहले से ही उन आर्थिक अवसरों का उपयोग करने की स्थिति में थी। उदाहरण के लिए उड़ीसा की शराब नीति के परिवर्तन के बाद बोर्ड और गंजम जैसी शराब निर्माता जातियां आर्थिक रूप से अत्यंत समृद्ध हो गई। 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों में उन्होंने बड़ी मात्रा में भूमि को अर्जित किया जो पहले राजपूतों के नियंत्रण में थी। दूसरी ओर आधुनिक शिक्षा के विस्तार का प्रारंभिक लाभ मुख्यतः ब्राह्मण समुदाय को मिला। व्यवसायगत प्रतिबद्धता से शिथिलता ने जातियों के बीच मान्यताओं में परिवर्तन लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उदाहरण के लिए औपनिवेशिक काल का प्रारंभिक समय एक ऐसा समय था जब अनेक ब्राह्मण चिकित्सक का पेशा अपनाने में हिचकिचाते थे और उससे बचते थे क्योंकि उसमें शवों और तथाकथित अछूतों के संपर्क में आना पड़ता था। लेकिन आधुनिक शिक्षा और बदलती सामाजिक परिस्थितियों ने इस दृष्टिकोण को भी बदल कर रख दिया। इसी प्रकार प्याज, आलू, गाजर और मूली जैसी जिन वस्तुओं को कभी अनेक ब्राह्मण परिवारों में वर्जित माना जाता था वे आज सामान्य भोजन का हिस्सा बन चुकी। ये उदाहरण बताते हैं कि भारतीय समाज में परिवर्तन केवल संस्कृतिकरण के ही द्वारा नहीं आया बल्कि पश्चिमीकरण, आधुनिक शिक्षा और धर्मनिरपेक्षीकरण जैसी प्रक्रियाओं के माध्यम से भी हुआ। अब यदि हम स्वतंत्रता के बाद भारत की ओर देखें तो जाति का एक बिल्कुल नया स्वरूप उभर कर सामने आता है। स्वतंत्र भारत में लोकतंत्र और सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार ने जाति को केवल एक सामाजिक संस्था नहीं रहने दिया बल्कि उसे एक महत्वपूर्ण राजनीतिक शक्ति में बदल दिया। इसका संकेत 1952 के पहले आम चुनाव से ही मिल गया था और बहुत ही जल्दी यह स्पष्ट हो गया कि भारतीय लोकतंत्र में चुनावी राजनीति को जाति से अलग करके समझा नहीं जा सकता। यहीं एमएस श्रीनिवासन एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष प्रस्तुत करते हैं। उनके अनुसार लोकतांत्रिक राजनीति ने जाति को कमजोर नहीं किया बल्कि अनेक अर्थों में उसे और अधिक संगठित तथा प्रभावशाली बना दिया। अब जाति केवल अनुष्ठानिक श्रेणी क्रम तक सीमित नहीं रही, वह राजनीतिक लामबंदी की एक प्रभावी इकाई बन गई। क्षेत्रीय स्तर की प्रभु जातियां अपने सामाजिक प्रभाव को राजनीतिक शक्ति और वोटों में बदलने लगी। दूसरी ओर निम्न और मध्यवर्ती जातियों के लिए सामाजिक उन्नयन का मार्ग केवल संस्कृतिकरण तक सीमित नहीं रहा। लोकतांत्रिक राजनीति ने उन्हें सत्ता, प्रतिनिधित्व
और संगठन के माध्यम से अपनी स्थिति बदलने का एक नया अवसर प्रदान किया। यहीं से राजनीति शास्त्री रजनी कोठारी का एक प्रसिद्ध कथन अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। उनका यह कथन था कि यह राजनीति का जातीयकरण नहीं बल्कि जाति का राजनीतिकरण, अर्थात लोकतंत्र ने जाति को वैसा का वैसा स्वीकार नहीं किया बल्कि उसे नए सिरे से संगठित, परिवर्तित और पुनर्गठित किया। इस प्रक्रिया में अनेक छोटी छोटी जातियों ने अपने साझा हितों के आधार पर बड़े सामाजिक समुदायों का निर्माण किया। जैसा कि हमने पहले पशुपालक जातियों के यादव समुदाय के रूप में संगठित होने का उदाहरण दिया था, इसी प्रकार कुर्मी समुदाय भी समय के साथ व्यापक राजनीतिक और सामाजिक पहचान के साथ उभरा। इस प्रकार लोकतंत्र ने जाति को समाप्त नहीं किया बल्कि उसे एक नए संदर्भ और नई भूमिका प्रदान की। अब यदि हम पूरी चर्चा का सार निकालें तो कुछ बातें स्पष्ट रूप से सामने आती हैं। सबसे पहली बात, जाति को केवल वर्ण व्यवस्था का विस्तार मान लेना पर्याप्त नहीं। वर्ण हमें एक सामान्य वैचारिक ढांचा अवश्य देता है, लेकिन भारतीय समाज की वास्तविक जटिलता को समझने के लिए वह अकेला पर्याप्त नहीं। दूसरी बात, जाति कोई स्थिर या अपरिवर्तनीय संस्था नहीं। संस्कृतिकरण, विसंस्कृतिकरण, पश्चिमीकरण, धर्मनिरपेक्षीकरण, धार्मिक परिवर्तन, आर्थिक परिवर्तन, लोकतांत्रिक राजनीति, इन सभी प्रक्रियाओं ने समय समय पर उसके स्वरूप को बदलने का कार्य किया। तीसरी और शायद सबसे महत्वपूर्ण बात कि जाति का स्वरूप पूरे भारत में एक जैसा नहीं। उसका वास्तविक रूप स्थानीय इतिहास, अर्थव्यवस्था, राजनीति और सांस्कृतिक परिस्थितियों के अनुसार बदलता रहा। इसलिए समाजशास्त्री किसी एक सार्वभौमिक परिभाषा देने के चक्कर में ही नहीं पड़ते बल्कि जाति की विभिन्न विशेषताओं और उनके स्थानीय स्वरूपों का अध्ययन करना अधिक उचित मानते। अतः जाति को समझना केवल एक सामाजिक संस्था को समझना नहीं है बल्कि भारतीय समाज की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक संरचना को एक साथ समझने का प्रयास। शायद यही कारण है कि भारत को समझने की हर गंभीर कोशिश अंततः जाति की चर्चा तक पहुंच जाती। इस विचार के साथ आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। यदि आपको यह व्याख्यान उपयोगी प्रतीत हो तो इसे अपने मित्रों के साथ अवश्य साझा करें। यदि आपके कोई प्रश्न या सुझाव हो तो उन्हें टिप्पणी के माध्यम से अवश्य रखें। इन पर चर्चा करने का मैं पूरा प्रयास करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।